जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में हमने दो लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा था, हेनरी फॉयल एंड मैक्स वेबर। तो हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो कि उन्होंने जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में दिए थे कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहते हैं तो उसके 14 बुनियादी असूल हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क एज मैंशनड बाय एडम स्मिथ कि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए अगर आप जॉब स्पेशलाइजेशन दे देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क कर देते हैं, एक जॉब को डिफरेंट सब टास्क के अंदर डिवाइड करके हर टास्क के ऊपर एक डेजिग्नेटेड बंदा अपॉइंट कर देंगे, तो उससे एफिशिएंसी कितनी बढ़ सकती है कि अगर 10 बंदे एक दिन में एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं पर पर्सन, तो 10 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में। और अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर कर देंगे, जॉब स्पेशलाइजेशन कर देंगे, तो ये 10 से आउटपुट उठ के 48,000 यूनिट्स तक बढ़ सकती है। दूसरा प्रिंसिपल हेनरी फॉयल का ये था कि अथॉरिटी अथॉरिटी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। अगर मैनेजर के पास अथॉरिटी नहीं है टू गिव ऑर्डर्स, टू गिव इंस्ट्रक्शंस, टू गिव गाइडलाइंस, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो मैनेजमेंट का फंक्शन एफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं होगा। तीसरा असूल इज डिसिप्लिन कि जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, तमाम एम्प्लॉयज़ उनको ओबे करें, एडहेयर करें और उनके हवाले से अपना जो बिहेवियर है उसको रिस्पेक्टेबल बनाएं। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक नई चीज़ है जो कि इन्होंने ऐड की कि जो ऑर्डर्स देने हैं, जो गाइडलाइंस देनी है, जो इंस्ट्रक्शंस देनी है, वो एक सुपरवाइजर ने देनी है। एक क्लास के अंदर एक सीआर होना चाहिए, एक से ज़्यादा सीआर नहीं होने चाहिए। सारे चौधरी नहीं होंगे, एक चौधरी साहब होंगे, बाकी सारे उनकी बात माना करेंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड करने का जो राइट है वो किसी भी एक टीम में, एक यूनिट में एक बंदे के पास होना चाहिए। यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये है कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिंगल प्लान ऑफ एक्शन काम कर रहा होना चाहिए। मल्टीपल प्लान ऑफ एक्शंस काम नहीं कर रहे होने चाहिए। अगर डाइवर्सिटी होगी, डिवीजन होगी, सिंगल डायरेक्शन नहीं होगी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सही तरह से अचीव नहीं हो पाएंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन between the managers and the worker is a must। छठा रोल उन्होंने ये दिया कि सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जर्नल इंटरेस्ट। आपने कई दफ़ा सुना होगा हमारे सियासतदान कहते हैं कि हमने अपने मुल्की मफाद के लिए अपने इनफरादी मफाद को कुर्बान करना है। कौम अपने मुल्की मफाद के लिए अपने जो इनफरादी मफाद हैं उनको सेक्रीफाइस करें। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इनफरादी इंटरेस्ट की अहमियत कम होनी चाहिए और जो बुनियादी अहमियत होनी चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन के या जो इज्तमाही हमारे इंटरेस्ट हैं उनकी होनी चाहिए। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लोग मिल के काम करते हैं तो हर बंदे का अपना एक एजेंडा भी होता है, उसके पर्सनल गोल्स भी होते हैं। तो पर्सनल गोल्स कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लार्जर पिक्चर में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की हिंड्रेंस क्रिएट ना करें। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका एग्जिस्टेंस का पर्पस है वो ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, उसके सर्टन गोल्स हैं। तो आपकी मौजूदगी का मकसद ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके अगर कोई इनफरादी हैं, इंडिविजुअल गोल्स हैं, तो उनकी अहमियत सानवी होनी चाहिए, सेकेंडरी होनी चाहिए। बुनियादी अहमियत ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की होनी चाहिए। इसी से आपने कई दफ़ा सुना होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इमरान खान कहता होता ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक
बंदा जो हुकूमत में है, उसका कोई बिजनेस है, तो उसी बिजनेस के मुतल्लिक वो फैसला क्यों कर रहा है? अपने बिजनेस को फायदा दिलवाएगा ना वो। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। सबॉर्डिनेशन, सबमिशन ऑफ इंडिविजुअल गोल्स टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज वेरी क्रिटिकल। ये बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना आए, आपके जो ज़ाती इंटरेस्ट हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से कहीं क्लैश ना कर रहे हो। सातवां असूल है रेम्यूनरेशन। आपने सारी अच्छी अच्छी बातें कर दी, तो एम्प्लॉय को कोई इंसेंटिव भी नज़र आना चाहिए कि मैं क्यों यूनिटी ऑफ कमांड को मानूं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को क्यों मानूं, मैं डिसिप्लिन को क्यों मानूं, मैं मैनेजर की इंस्ट्रक्शन को क्यों मानूं, मैं अपने इनफरादी जो मकासद हैं उनकी कुर्बानी अपने इज्तिमाई मकासद के ऊपर क्यों दूं? पैसे मिल रहे हैं ना भाई। जो ऑर्गेनाइजेशन का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, इसको ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के तौर पे देखना चाहिए। इज दिस अ गुड प्रैक्टिस और अ बैड प्रैक्टिस? गुड प्रैक्टिस। एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप इज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। उसने आपको हायर किया, उसका काम करें, वो आपको पैसे देगा, दैट्स इट। इज दिस अ गुड अप्रोच? Common sense, need a considered opinion with confidence and with good communication skills. है कोई बंदा, कोई बंदी? समटाइम्स, वो समटाइम्स कौन से हैं जब ये अप्लाई नहीं होती हो ये स्किल या ये वाली क्लॉज? रेम्यूनरेशन कब अप्लाई नहीं होता? ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कब अप्लाई नहीं होता? जब लॉकडाउन हो। सैलरी कहाँ से दे? तो हाँ, ये बात है ना। तो फिर तो ट्रांजैक्शनल ही हुआ ना, कि सैलरी तब मिलेगी जब काम करोगे, काम नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये तो ट्रांजैक्शनल है। तो आप वही बात करें जो हेनरी फॉयल ने की थी। तो मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि क्या ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होना बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ गुड प्रैक्टिस, या इसमें कोई मसला हो सकता है? किसी को इतराज़ है कि ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, उसने मुझे हायर किया है, मैं उसके लिए काम करता हूँ, मुझे पैसे देता है, एंड द डील इज ओवर। इज देयर एनी another perspective to it, any other angle to it, any other point of view on this phenomena, or this is perfectly fine? आप एज अ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ यही रिलेशनशिप रखना चाहेंगे और अपनी टीम के साथ भी यही रिलेशनशिप रखना चाहेंगे, और अगर आपने कोई टीम बनाई तो उसके ऊपर भी यही अप्लाई करेंगे, और आपको इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा कि वंस दिस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इज ओवर, आपका और ऑर्गेनाइजेशन का कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहा। Any opinion? Any considered opinion? No? गवर्नमेंट पेंशन क्यों देती है? गवर्नमेंट पेंशन क्यों देती है? तो ये बात तो अप्लाई नहीं होती वहाँ। वो तो कहता है रेम्यूनरेशन दो, काम करो और तुम जाओ, अगर जॉब ख़त्म हो गई, कोविड में काम नहीं हुआ तो पैसे नहीं है, जाओ। पेंशन किस चीज़ की? तो मैंने कहीं ये स्पेसिफाई किया है कि ये गवर्नमेंट की बात हो रही है कि प्राइवेट की बात? गवर्नमेंट बिक गई है। मैंने पहले कहा था कि इन तमाम थ्योरीज को इस लेंस से भी देखें कि ये वेस्ट के अंदर बनी है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर बनी है। तो देयर कुड बी एन एंगल कि नहीं यार, मतलब एक लिमिट में अप्लाई होता है। बच्चों, मतलब जिस तरह कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके बच्चों की तालीम के लिए पैसे देते हैं, आपकी हेल्थ के लिए आपको पैसे देते हैं, तो वो काम से रिलेटेड तो नहीं है ना। तो खैर, रेम्यूनरेशन को एज ए ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं देखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप इज ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप, एक ताल्लुक है, एक रिलेशनशिप है। इट इज़ नॉट ट्रांजैक्शन। उनको काम चाहिए था, आपने काम करके दिया, उन्होंने आपको पैसे दे दिए, द डील इज नॉट डन।
एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशंस उस एम्प्लॉय की टेक केयर करती हैं, उसके बच्चों की तालीम के लिए करती हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर है तो उसको पेंशन देती हैं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, it is transactional or transformational, it is a dilemma, और it depends on the context कि किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। मशरकी रिवायात में ये रेमुनरेशन और वेज और काम का रिलेशनशिप नहीं है, दैट इज बियॉन्ड दैट। द नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन, ये बड़ा क्रिटिकल है। सेंट्रलाइजेशन, this term refers to the degree of which subordinates are involved in the decision making। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, और सबॉर्डिनेट्स को कितना इन्वॉल्व किया जाता है ये भी आपके मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर का एक हिस्सा होना चाहिए। सबॉर्डिनेट होता है आपके जूनियर्स, टॉप मैनेजमेंट अगर डिसीजन कर रही है तो उसको कहेंगे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो अगर सबॉर्डिनेट्स जो जूनियर लेवल के लोग हैं, जो मिडिल लेवल के या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको कितना हिस्सा देना है इन द डिसीजन मेकिंग, अगर हिस्सा नहीं मिलता उसको कहा जाता है सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, और अगर हिस्सा मिलता है तो इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। इसके ऊपर आगे जाके हम बात करेंगे। तो हेनरी फॉयल का ये ख्याल है कि द डिग्री इन विच द सबॉर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग शुड बी एक्सप्लिसिट एंड कंसिडर्ड। इसके ऊपर आपने पहले फैसला करना है कि सबॉर्डिनेट्स का हिस्सा रखना है, अगर रखना है तो कितना, और अगर नहीं रखना तो क्यों नहीं रखना। स्केलर चेन, स्केलर इज फ्रॉम स्केल, जैसे स्केल होता है ना, तो जैसे स्केल होता है तो आपको पता होता है कि फ्रॉम द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू द लोएस्ट रैंक इज कॉल्ड स्केलर चेन, पैरामिड टाइप। गवर्नमेंट में देखें स्केलर चेन कितनी बड़ी होती है, कितने ग्रेड्स होते हैं सरकार में, 22 होते हैं, 20 तो हर जगह पे ही होते हैं, 21-22 के काम लोग होते हैं, तो एटलीस्ट 20 स्केलर चेन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, दिस इज ब्यूरोक्रेसी। एक्सप्लिसिट होता है वाजे, सामने। इम्प्लिसिट होता है बिटवीन द लाइंस, छुपा हुआ। ऑर्डर, ऑर्डर इज कि राइट थिंग एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। हर चीज का ऑर्डर होना चाहिए, तरतीब होनी चाहिए आपके स्ट्रक्चर के दरमियान, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तरतीब होनी चाहिए। 10वां असूल ये है हेनरी फॉयल का फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। इक्विटी, इक्विटी इज के आप की जो टॉप मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं और वर्कर्स हैं, इनके दरमियान कोआर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, वो अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हो मैनेजर्स टू देयर सबॉर्डिनेट्स, फेयर तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब जब आप आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग ये होती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोगों की टीम है, तो उनमें से अगर कोई छोड़ के चला जाएगा, व्हाट इज द सक्सेशन प्लानिंग, व्हाट इज द सब्सटीट्यूट, क्या उन 10 में से कोई ऐसा बंदा है जो कि फॉर द टाइम बीइंग उस एक जाने वाले बंदे का काम संभाल सके। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर आपकी मैनेजमेंट की फिलॉसफी के अंदर सक्सेशन प्लानिंग भी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ द जो टेन्योर है वो भी होनी चाहिए कि अगर एक बंदा छोड़ के गया तो उसका काम रुक नहीं जाना चाहिए। हेनरी फॉयल का ये 12वां असूल है। इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन रोटेशन करती हैं। एक अगर डिपार्टमेंट है उसमें 50 लोग हैं तो वो रोटेट करते रहते हैं कि एक बंदा जो आज काम कर रहा है कल उसकी जगह दूसरा आके काम कर रहा होगा। उस पूरे 50 लोगों को, तमाम 50 लोगों के काम का पता होता है। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आप रोटेशन पे करें कि आपकी पूरी टीम में सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। इनिशिएटिव, since organizations management is concerned with achieving a common goal,
विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इनिशिएटिव लेना, इनिशिएटिव क्या होता है? पहल करना, किसी काम करने की जुस्तजू करना। तो इनिशिएटिव लेना इज आल्सो पार्ट ऑफ हेनरी फॉयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि अगर आपकी टीम के अंदर लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, इंतजार करते हैं कि मुझे ये काम कहा गया था, मैंने कर दिया इफेक्टिवली, द जॉब इज डन, इनिशिएटिव नहीं लिया, यू आर नॉट एफिशिएंट। जब तक काम नहीं कहा जाएगा तो आपको खुद जुस्तजू करके, इनिशिएट करके, पहल करके अपनी टीम के जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, सही करनी चाहिए। स्पिरिट डी कॉप्स, अब ये चूंकि फ्रांस के थे तो ये एक फ्रेंच टर्म्स है जो इन्होंने इस्तेमाल की, हेनरी फॉयल ने, कि इट इज़ यूज फॉर मोरल, जो टीम का स्पिरिट होता है। तो टीम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट ज़रूर होने चाहिए जिसकी वजह से उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मोरल, स्पिरिट हाई रहे। क्यों चाहिए? रेमुनरेशन पे मैंने सवाल किया था कि अगर रिलेशनशिप इज ट्रांजैक्शनल तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका मोरल डाउन हो जाएगा। साल 2 साल बाद आपको लगेगा अच्छा यार ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, मैं काम करता हूँ मुझे पैसे मिल जाते हैं, तो मोरल डाउन हो जाएगा, स्पिरिट डाउन हो जाएगी। Spirit and potential, these are two very common words used interchangeably. Spirit sometimes can beat the potential. Potential क्या होता है? सलाहियत। हमें ये लगता है, हम ये समझते हैं कि किसी बंदे के अंदर काम करने की सलाहियत उतनी होगी जितना उसके अंदर पोटेंशियल है। तो हम ये समझते हैं कि ये पोटेंशियल होने की वजह से ये इतना ही कर सकता है। जैसे वो कहा जाता है ना कि वन कांट आउट ग्रो हिज ओन स्किन, कि हमारी जो शाकला बना हुआ है, हमारा जो पैटर्न है हमारी बॉडी का, तो हम अपनी स्किन को आउट ग्रो नहीं कर सकते। वी कांट आउट ग्रो आवर स्किन। दिस इज बिकॉज कि हमारी स्किन का पोटेंशियल इतना है कि अगर मोटे होते जाएंगे तो एक हमारी वो स्किन फैलती जाएगी। तो कभी भी ये नहीं होगा कि हम अपनी स्किन को आउट ग्रो कर जाएं ड्यू टू आवर शाकला, द पैटर्न, द पोटेंशियल ऑफ आवर बॉडी टू एक्सपैंड। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी अवेयर कि समटाइम्स पोटेंशियल से ज्यादा स्पिरिट, जो जज्बा है, जो मोरल है, वो डिलीवर करा जाता है। तो जब भी गोल्स बनाने हैं, चाहे इंडिविजुअल बनाएं चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बनाएं, तो उनको सेट करते हुए पोटेंशियल की वजह से छोटे गोल्स नहीं बना लेने कि मेरा तो पोटेंशियल इतना है। समटाइम्स जो स्पिरिट है दैट कैन आउट ग्रो ओन स्किन। वो इंडिया की एक जो मूवी है जिसमें एक बंदे ने पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया है, तो इज दिस पोटेंशियल ऑफ एनी ह्यूमन कि एक बंदा पूरे पहाड़ को काटेगा और रास्ता बना दे? वो रियल स्टोरी है, वो सिर्फ फिल्म नहीं है। तो सिंस द स्पिरिट वाज हाई, सिंस द मोरल वाज हाई, तो गोल्स कैन बी सम टाइम अनरियलिस्टिक। गोल सेटिंग की जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, टेंजिबल हो। तो क्या पहाड़ काट के रास्ता बनाना वाज अ स्मार्ट गोल? ऑब्वियसली नो। लोग कहते हैं कि पागल हो गए। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड स्पिरिट, इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी सक्सेस मैं हासिल कर सकता हूँ विद माई पोटेंशियल, जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। अरबी में इसको शाकला कहते हैं, शाकला, द पैटर्न। आपकी हर शख्सियत के अंदर लिमिटेशन है, तो हमारा हिसाब किताब हमारे शाकला से होगा। अल्लाह ताला हमें इस पे जज करेगा कि इसको मैंने कितनी सलाहियत दी, और उसके हिसाब से हमारा हिसाब लिया जाएगा। बट इन द प्रैक्टिकल लाइफ, पैटर्न, पोटेंशियल को समटाइम्स आपकी स्पिरिट हरा सकती है। स्पिरिट, मोरल, जज्बा। जी। जी, अगर वो एफिशिएंसी से काम करे और मतलब कि कंटिन्यू करता रहे अपना, क्या पता वो एक दिन उसी पहाड़ से रास्ता निकाले। तो यही तो कहा है मैंने, यही तो कहा है। सुनने में रियलिस्टिक नहीं लगता, पोटेंशियल नहीं लगता कि एक इंसान कैसे पूरा पहाड़ काट सकता है, पोटेंशियल की लिमिटेशन लगती है।
लेकिन स्पिरिट ने पोटेंशियल को हरा दिया ना इधर। स्पिरिट इतना था, जज्बा इतना था कि उसने हरा दिया। तो ये 14 असूल हैं हेनरी फॉयल के फॉर मैनेजमेंट। किसी का कोई सवाल है? 14 इसलिए बनाए गए थे कि मैनेजमेंट करते हुए हमारे सामने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, हम मैनेजमेंट कैसे करें। तो हेनरी फॉयल के ख्याल में ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आपने मैनेजमेंट करनी है। उससे पहले हमने फेडरिक टेलर की बात की, उन्होंने एक थ्योरी बनाई, उसके 4 बुनियादी असूल थे, और उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसके 4 बनाए। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि जो मैनेजमेंट इस वक्त हमें कंटेम्प्रेरी नज़र आती है, ये इमर्ज कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री कैसे है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एंशियंट मैनेजमेंट की जो एग्जांपल्स हमने ली थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से लेके पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट से होते हुए, हम एडम स्मिथ की हमने बात की, फेडरिक टेलर की बात की, लिलियन गिलब्रेथ की बात की, फ्रैंक गिलब्रेथ की हमने बात की। उसके बाद हेनरी फॉयल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, दूसरा जो क्लासिकल फेज है उसकी हम बात कर रहे हैं। और रेम्यूनरेशन, पैसे, रेम्यूनरेशन, मुआवजा, मुआवजा भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। कोई बंदा अच्छी अच्छी बातें सुन के तो काम नहीं ना करेगा, उसकी कुछ नीड्स हैं, उसकी ने फैमिली को सपोर्ट करना है, उसकी कुछ पर्सनल नीड्स हैं, कुछ पर्सनल एम्बिशंस हैं। तो जब तक पैसे इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कोई काम क्यों करेगा। लेक्चर सुन के तो कोई काम नहीं ना करता, लेक्चर सुन के कोई थोड़ी देर के लिए तो शायद कर दे, लेकिन ये कि फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू अचीव द गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्पसेस हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़, वर्कर्स और मैनेजर्स के जो पर्सनल नीड्स हैं। स्पिरिट एंड पे आ गया। स्पिरिट डी कॉप्स, ये एक फ्रेंच फ्रेज है दैट इज यूज्ड फॉर जज्बा, फॉर मोरल, फॉर स्पिरिट। ठीक है जी। दूसरा नाम हमने लिया था मैक्स वेबर का, जिन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन आइडियल ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज अ स्टाइल और अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है ब्यूरोक्रेसी। इस वक्त हमारी जो रियासत है, जो पाकिस्तान की रियासत है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। इस वजह से कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई नेगेटिव चीज़ है, ये कोई गलत काम है, अफसरशाही है। तो असल असूल जो है, जो मैक्स वेबर ने दिया था, वो कुछ और था। उसने 1911 के अंदर ये जब ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर दिया था फॉर गवर्नेंस, फॉर मैनेजमेंट, तो उसके असूल उसने ये बनाए थे। पहला असूल ये था कि डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए। ये सब भी इसको रिपीट करते हुए आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि 1776 ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही लैंडमार्क टाइम है, जब इंसान को इस बात का पता चल गया कि एक ही काम अगर हम पूरी जॉब एक बंदा कर रहा है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, और अगर उस जॉब के 10 हिस्से कर दिए जाएं और 10 हिस्सों के ऊपर अलग अलग बंदा बिठा दिया जाए, तो प्रोडक्शन शुड राइज फ्रॉम 10 टू 48,000। इंसान को जब ये पता चल गया तो ये बहुत ही बड़ी एक, समझ लें, दरियाफ्त इंसान के लिए। चीज़ कॉमन सेंस की है, लेकिन अगर जब तक नहीं समझ आती, तो आइंस्टाइन के ख्याल में, जैसे मैंने कहा था, कि वो कहता है कि जो कंपाउंडिंग है वो इंसानियत की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। कॉमन सेंस की बात है कि जिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना मुनाफा है उसको वापस इन्वेस्ट करते जाओ, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, अगले साल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो जो एट द एंड आएगा इम्पैक्ट वो बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा जी, दूसरा, अथॉरिटी की जो हायरार्की है, दूसरा जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है मैक्स वेबर का, पहला डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा हायरार्की। हायरार्की क्या होता है? व्हाट इज हायरार्की जी? नहीं, हायरार्की इज द स्ट्रक्चर, 1 से लेके 20 तक जो स्केल्स हैं, ये हायरार्की है। नॉन मैनेजेरियल, फर्स्ट लाइन मैनेजेरियल्स, मिडल मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट, ये हायरार्की है। जो पिरामिड टाइप होती है, ये पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज हायरार्की।
कि ऑफिस के अंदर एक गार्ड होगा, एक सीईओ होगा, इसके दरमियान जो लेयर्स हैं, दिस इज कॉल्ड हायरार्की। तो मैक्स वेबर ये कहता है कि जो दूसरा असूल है ब्यूरोक्रेसी की, गवर्नेंस का, मैनेजमेंट का, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की होनी चाहिए। हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए और अथॉरिटी एक बंदे के पास होनी चाहिए। पहली क्लास में हमने इसके ऊपर बात की थी कि अगर 2 एमडी हो जाएं किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है ना। तो डिसीजन मेकिंग, फाइनल अथॉरिटी एक होनी चाहिए। अगर 2 होंगी तो झगड़ा होगा, उसके दरमियान फैसला कैसे होगा। फाइनल अथॉरिटी की अगर फाइनल अथॉरिटी या फाइनल वर्ड के लिए 2 बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं तो फिर किसका फैसला माना जाएगा। इसलिए जो फाइनल अथॉरिटी है, डॉक्टर इसरार हैं, बहुत हो गए हैं, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। एक रिलीजियस स्कॉलर थे डॉक्टर इसरार। वो कहते हैं कि इंसानियत के जो सबसे बुनियादी मसाइल थे ना, उनमें पहला फैसला करने वाला ये था कि मर्द और औरत में अफजल कौन होगा। क्योंकि फैसला करने वाले या मर्द होगा या औरत होगा। तो जब मर्द फैसला करेगा तो वो अपने हिसाब से करेगा, जो औरत करेगी तो अपने हिसाब से करेगी। इंसानियत में जो सबसे बड़े मसाइल थे उनमें से एक मसला ये था। दूसरा, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें लेबर और कैपिटल, मेहनत और पैसे के दरमियान क्या बैलेंस होगा, ये बहुत बड़ा फैसला था। इंसानियत की तारीख में इससे बड़ा कोई फैसला नहीं आया कि जब भी पैसा कमाया जाएगा उसमें मेहनत का कितना हिस्सा होगा और सिर्फ पैसे का कितना हिस्सा होगा। कि हम सिर्फ पैसे को इजाज़त दे दें कि पैसा पैसे को कमाए, तो इससे हमारी सोसाइटी में, पूरी दुनिया की सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी वो बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो सिर्फ पैसा लगाएगा और पैसा कमाना शुरू कर देगा। तो द डिस्टिंक्शन और द बैलेंस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, इसका क्या होगा। और तीसरा जो सबसे अहम फैसला था वो ये था कि रियासत और शहरी, इसके दरमियान हकूक और जो फ़राइज़ हैं इसकी तकसीम कैसे होगी। तो इन तीनों में से एक अप्लाई यहाँ पे हो रहा है मैक्स वेबर में कि जो फाइनल डिसीजन है वो एक बंदे के पास होगा, फाइनल अथॉरिटी एक बंदे के पास होगी। फॉर्मल सिलेक्शन, जो तीसरा पिलर है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी का, कि जो बंदे होंगे, जो सिलेक्शन ऑफ द पीपल होगी, जॉब बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशंस। जब भी बंदों को आप हायर करेंगे वो उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे हायर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरिट होगा। अगर मेरिट नहीं होगा, चाचे ताए का भाई का बेटा लगा लेंगे आप, तो कल को आप उससे आउटपुट के मुतल्लिक, प्रोडक्टिविटी के मुतल्लिक नहीं पूछ सकेंगे। फिर चौथा जो पिलर है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का, दैट इज फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारी जो रियासत है, रूल्स ऑफ बिजनेस, गूगल कीजिएगा रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ पाकिस्तान, इतनी मोटी किताब है। हर काम करने का लिखा हुआ तरीका होना चाहिए। आप कभी सरकारी नोटिफिकेशन पढ़े ना, उसमें लिखा होता है आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू अंडर द फलाना सेक्शन 3-4 लिख के फिर लिखा होता है कि मैं ये बात लिखने लगा हूँ, ये पाकिस्तान का जो कानून है उसकी किस क्लॉज से मुझे इस काम करने की इजाज़त मिली है। तो ब्यूरोक्रेसी के जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनको पढ़ा करें, उसमें आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, हर चीज़ की प्रोसेस होना चाहिए। मिनी बजट पास कराना है तो मिनी बजट वजीर आजम, सदर नहीं पास कर सकता। रूल्स हैं, ये कहते हैं कि पहले पार्लियामेंट में जाएगा। तो हर चीज़ का फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होने चाहिए। और कोई काम, मुल्क का वजीर आजम जो कि नुमाइंदा है, इंतज़ामी नुमाइंदा है, इंतज़ामी हुक्मरान है, वो भी कोई काम खुद नहीं कर सकता जब तक प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। हम तो यही समझते हैं ना कि मुल्क का वजीर आजम, यार इससे बड़ी अथॉरिटी किसके पास होगी, मुल्क का सदर, इससे बड़ी अथॉरिटी किसके पास होगी। लेकिन नहीं, उसने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। द फोर्थ पिलर ऑफ मैक्स वेबर
ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। इम्पर्सनैलिटी, जैसे पहले हमने कहा था कि आपके तमाम जो डिसीजन होने चाहिए वो इम्पर्सनल होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सा बंदा जिसके मुतालिक ये फैसला किया जा रहा है मेरिट के ऊपर फैसला होगा। और कैरियर ओरिएंटेशन, सक्सेशन प्लानिंग, टीम में से एक बंदा दो बंदे चले गए हैं तो कैरियर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। तो ये है मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, जो कि उस वक्त के हिसाब से एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी का नाम उन्होंने दिया था इसको, कि दिस इज आइडियल ब्यूरोक्रेसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का जो आइडियल तरीका हो सकता है। और तकरीबन पूरी दुनिया में इस वक्त जो रियासती निज़ाम चल रहे हैं वो इस निज़ाम से चलते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी का मैक्स वेबर का ये मॉडल है, रियासत इस मॉडल के ऊपर चलती है, हुकूमत इस मॉडल के ऊपर चलती है। आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं आती। अगर आपको कभी किसी सरकारी महकमे से वास्ता पड़े तो आपको बहुत सारे काम वो कार्य होंगे, आपको समझ नहीं आएगी क्यों किए जा रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले जो चीज़ें बन गई हैं वो उसको पकड़ के बैठ गए हैं और उनको वो तब्दील नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको तब्दील करने का प्रोसेस भी लिखा हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस में। वो पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट मतलब मुल्क का वजीर आजम नहीं मिनी बजट पास कर सकता, वजीर आजम काहे का है। तो इस वजह से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत फॉर्मल है, वो बहुत रिजिड है, बहुत सख्त है। हर चीज़ चूँकि लिखी हुई है, कानूनी तौर पे सही नहीं होगा। बजट पास होता है, बजट पास कराने के बाद उसको अप्रूव कराना होता है पार्लियामेंट से। पाकिस्तान के रूल के हिसाब से 1 रुपए का टैक्स नहीं लग सकता जब तक पार्लियामेंट ना पास करे। हम ये जो मसूल चुंगी देते हैं मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर, ये जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करेगी ये इलीगल है। अगर कोई इस तरह का इंक्रीज़ आ जाता है जो कि पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, तो मैं आप कोई जाके इसको अदालत में चैलेंज कर सकता है, वो अंडू हो जाएगा। हर चीज़ का फॉर्मल प्रोसीजर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है जी। अब आते हैं इससे अगला जो फेज था, उन्नीस सौ 1970 से लेके तकरीबन 1950 तक के टाइम फ्रेम को बिहेवियरल टाइम ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ये बिहेवियरल टाइम है। इसमें मैं आपको एक चीज़ पे वापस लाना चाहूँगा, या एंड पे चलते हैं उसके ऊपर। एंशियंट मैनेजमेंट वॉज कि काम कैसे होना चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट या क्लासिकल मैनेजमेंट वॉज काम कैसे होना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशंस। अब तक हमारा जो सफ़र था काम से शुरू हुआ और काम में दूसरा एलिमेंट ऐड हुआ ऑर्गेनाइजेशन का। दो चीज़ों के ऊपर बात हुई है एंशियंट टाइम में और क्लासिकल टाइम में। अब इसके अंदर तीसरा फेज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। काम प्लस ऑर्गेनाइजेशन प्लस ह्यूमन, बंदा इन्वॉल्व होता है। तो अब एक तीसरी डायमेंशन ऐड हो गई इन द डेवलपमेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट, कि यार ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो बंदे काम कर रहे होते हैं, जो काम कर रहे हैं वो बंदे होते हैं। और हर बंदे के बारे में जैसे मैंने कहा था, बंदा एक ताले की तरह होता है, देखने में सारे एक जैसे होते हैं और चाबी सबकी मुख्तलिफ होती है। तो सिंस ह्यूमन इज इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को भी स्टडी करना चाहिए। ये एक पूरी फील्ड है जिसके बारे में आपका एक पूरा कोर्स भी होगा आगे जाके, और इसके ऊपर पूरे पूरे डिग्री प्रोग्राम्स हैं। BS इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, PhD इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये इतनी बड़ी फील्ड है। द स्टडी ऑफ द एक्शंस ऑफ द पीपल एट वर्क, बिकॉज पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो organizational behavior is people at work. Since the people are at work, to study the actions and the behaviors of the people is very critical. तो काम से बात शुरू हुई इन द एंशिएंट मैनेजमेंट, फिर ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्लासिकल टाइम में तीसरी डायमेंशन ऐड हो रही है बिहेवियर। काम करना है इन द ऑर्गेनाइजेशन, किन्होंने करना है? लोगों ने। अब चूंकि लोगों ने करना है, व्हेन द पीपल विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, तो उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा।
तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को भी स्टडी करना है। इसके ये 4 लोग हैं, इनके नाम याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है, जिनके नाम याद रखने की ज़रूरत होगी वो आपको बताता जाऊँगा। ये अर्ली एडवोकेट्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में कहा कि आपने इनको याद रखना है। रॉबर्ट ओवन हैं, हुगो मर्सबर्ग हैं, मैरी फॉलेट हैं और चेस्टर बर्नार्ड हैं। ये 4 लोग थे जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की। इन अ नटशेल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल होगा जो काम कर रहा होगा, या ग्रुप होगा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा होगा। इंडिविजुअल की एक साइकोलॉजी होती है, किसी सोशल बैकग्राउंड से वो आया होता है। फिर सोशल साइकोलॉजी होती है, एंथ्रोपोलॉजी होती है और पॉलिटिकल साइंस होती है। एंथ्रोपोलॉजी है हाउ ग्रुप्स बिहेव इन अ सोसाइटी। एंथ्रोपोलॉजी इज द फील्ड ऑफ स्टडी विच डील्स कि जब ग्रुप्स होंगे किसी भी सोसाइटी में तो वो कैसे बिहेव करेंगे, इस बिहेवियर को स्टडी करना है एंथ्रोपोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के सोसाइटी के अंदर जो साइकोलॉजी डेवलप होती है मुआशरे के अंदर कलेक्टिव लेवल पे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सोशियोलॉजी इज टू स्टडी द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। मुआशरा इज सोसाइटी, और सोसाइटी का इंडिविजुअल जो एक इकाई होती है वो एक फ़र्द होता है। तो जब हम फ़र्द को, एक बंदे को स्टडी करेंगे तो दैट वुड बी साइकोलॉजी। एक बंदे को स्टडी किया, उसी बंदे को जब आपने मुआशरे के अंदर स्टडी किया तो दिस इज सोशियोलॉजी। और ग्रुप के अंदर कैसे बिहेव करेगा वो बंदा, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। तो एक नटशेल में दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और मैंने शुरू में कहा था कि आपने एक और जो चीज़ नोटिस करनी है, दैट इज कि मैनेजमेंट इज हैविली बारोड डिसिप्लिन। अब हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में साइकोलॉजी से चीज़ें बोरो की, सोशियोलॉजी से बोरो की, सोशल साइकोलॉजी से बोरो की, एंथ्रोपोलॉजी से और पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस इसलिए कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, समाजियात और सियासियात, ये दोनों कन्वर्ज करती हैं। रियासत को और मईशत को आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात होगी तो ये वाले जो फील्ड हैं ये सारे कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे सोशल साइंसेज हैं, ये सारी आर्ट्स हैं, ये आर्ट्स के फील्ड्स हैं सारे जो। और हम बात करते हैं हमने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली गोल्स अचीव करने हैं। गोल अचीव करना इज समथिंग क्वांटिफाइबल। फेडरिक टेलर कहता है कि आपके जो साइंटिफिक तरीके से आपने बंदा रखना है, साइंटिफिक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर करनी है, साइंटिफिक तरीके से वन बेस्ट वे आपने निकालना है, वो तो साइंस है, ये सारी साइकोलॉजी है। तो द आंसर इज मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। पहले सेशन में हमने बात की थी कि क्या ये साइंस है, क्या आर्ट है, क्या दोनों है, या नीदर। तो आज हम तीसरे सेशन में इस कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे हैं कि मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट्स। टू डिफाइन एंड टू डिटरमिन द गोल्स एंड आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी इज साइंस, जैसे फ्रेडरिक टेलर ने कहा था। और बंदों ने करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये सारी साइकोलॉजी, ये सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ये इम्पैक्ट कर रही है उसके ऊपर। ये वो अर्ली एडवोकेट्स हैं जिन्होंने डिफरेंट चीज़ें ऐड की। हुगो मर्सबर्ग ने कहा था कि जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, इंडस्ट्री इज अ बिजनेस, और उसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जो साइकोलॉजी है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये फाउंडर हैं जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि जब भी आप एम्प्लॉयज़ को हायर करें तो उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट लें। ऑल्दो दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो चूंकि एक इंडिविजुअल है, उसका साइकोलॉजी का टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो दूसरे एडवोकेट थे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के थ्योरिस्ट थे, वो मैरी पार्कर फॉलेट थे।
इन्होंने डिवीजन ये की कि ऑर्गेनाइजेशन में आपने डील करना होता है विद इंडिविजुअल एज वेल एज विद द ग्रुप। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी फॉर द मैनेजमेंट होनी चाहिए वो दोनों को कोप करनी चाहिए। पहले बंदे ने क्या बात की थी कि आल्दो इट इज़ एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर इंडस्ट्री प्रोड्यूस हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन इंडिविजुअल इज़ अ साइकोलॉजिकल यूनिट, तो उसको हायर करते हुए उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लें। दूसरे ने इस बात को फर्दर किया और कहा कि चूंकि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल विद कम टुगेदर, तो एक इंडिविजुअल की जो साइकोलॉजी है उसको भी स्टडी करना ज़रूरी है, और जब वो इंडिविजुअल किसी ग्रुप का पार्ट बनेगा तो उसकी जो साइकोलॉजी है उसको भी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप्स इन द सोसाइटी, तो यहाँ से एंथ्रोपोलॉजी आई। उसके बाद चेस्टर्ड बर्नार्ड, इन्होंने एक अदर एलिमेंट ऐड किया। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल यूनिट आ रहा है, अगले ने कहा इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा, ग्रुप में कैसे बिहेव करेगा। दो बातें होगी, तीसरी बात इन्होंने ये ऐड की कि इंडिविजुअल इन द ग्रुप बिहेविंग इन अ सर्टन वे इज डायरेक्टली लिंक विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट। वो किस मुआशरे से आ रहा है उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो सोसाइटल सोशल इम्पैक्ट को भी स्टडी करना ऑर्गेनाइजेशनल के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए बहुत अहम होता है। उसके बाद रॉबर्ट ओवन थे, ये उनसे पहले के हैं। इनकी जो बात थी वो इनसे पहले की बात थी। वो ये बात थी कि जो फिजिकल वर्किंग इन्वायरमेंट होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसका भी इम्पैक्ट होता है ऑन द आउटपुट ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप। तो ये चार अर्ली एडवोकेट्स हैं जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ साथ इंडिविजुअल के ऊपर, ग्रुप का बिहेवियर के ऊपर, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट्स, और उनका जो सोसाइटल इम्पैक्ट है, और जो फिजिकल इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो इंडिविजुअल या ग्रुप काम कर रहा होगा, उसके ऊपर एक्सप्लोर करने की बात की। तो ये अर्ली एडवोकेट्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात की। और इस वक्त हम जो दूसरा फेज है इन द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट उसकी बात कर रहे हैं। एंशिएंट मैनेजमेंट तो इज द बैकग्राउंड, उसके बाद पहला है क्लासिकल, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और पहले पे क्या था, मैंने कहा पहला इज ओनली रिलेटेड टू वर्क। एंशिएंट मैनेजमेंट क्या था, काम, काम होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या ऐड हुआ, इन द ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा एलिमेंट हो गया इंडिविजुअल बिहेवियर, बिहेवियर का एलिमेंट ऐड हो गया। तो अब तक हम तीन चीजें ऐड कर चुके हैं, और जो बिहेवियरल अप्रोच है ऑफ द मैनेजमेंट, उसमें ये चार ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। एल्टन मेयो एक हार्वर्ड के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1924 से लेके 1932 तक एक सीरीज ऑफ स्टडीज कंडक्ट की थी। एक इलेक्ट्रिकल की कंपनी थी जहाँ पे टेलीफोन बनते थे। ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क इवेंट है, ये एक लैंडमार्क डेवलपमेंट हुई इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इन द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट एंड इन द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द मैनेजमेंट। इन्होंने किया ये स्टडी मैं आपको एक नटशेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टडी ये थी, इन्होंने 4 फेजेस में स्टडी को रन किया। पर्पस वाज कि देखें कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। इन द फर्स्ट फेज इन्होंने ये किया कि जिस प्रेमिसेस के अंदर एक फैक्ट्री है ना, वो जहाँ पे टेलीफोन बनते हैं, उस फैक्ट्री के अंदर इन्होंने लाइट बढ़ा दी। पहले नॉर्मल लाइट, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी चेक की। दूसरे फेज में इन्होंने उसकी जो लाइट थी वो बढ़ा दी, प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। पहला फेज ये था कि इसका मतलब है कि लाइट कम हो या ज़्यादा, कम तो नहीं की, अभी ज़्यादा की है, नॉर्मल लाइट हो या ज़्यादा लाइट करें तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। इन्होंने फिर लाइट कम की, फिर भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। इन्होंने फिर मून लाइट के बराबर लाइट की तो प्रोडक्टिविटी कम हो गई। पहला फेज ये था। तो इसका नतीजा इन्होंने ये निकाला कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आती हैं, इसका प्रोडक्टिविटी से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कोई लिंक नहीं होता। ठीक है। दूसरा फेज,
दूसरा फेज़ ये किया कि इन्होंने तकरीबन 6 ख़वातीन को सेलेक्ट किया और उनको सेलेक्ट करने के बाद उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी ऑफ द ग्रुप, अब इस उसको समझे, कॉन्टेक्स्ट को भी समझे कि पहले में ना इंडिविजुअल को स्टडी किया जा रहा है ना ग्रुप को स्टडी किया जा रहा है। अब अगले फेज में आके टोटल आउटपुट को स्टडी किया जा रहा है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आया लाइट कम करने या ज़्यादा करने से। जब बहुत ही कम कर दी, मून लाइट कर दी, तो कम होगी प्रोडक्टिविटी। तो इसका नतीजा ये निकला कि फिजिकल इन्वायरमेंट का प्रोडक्टिविटी से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरा, ग्रुप ऑफ 6 लेडीज वर्किंग इन अ ग्रुप, उनको इंसेंटिवाइज कर दिया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ले ऑफ होगा, निकाल दिया जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ गई। पहला नतीजा ये निकला कि फिजिकल इन्वायरमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं होता। दूसरा क्या निकला कि व्हेन 6 फीमेल वर्किंग इन अ ग्रुप with incentive associated to it or a fear of layoff is associated to it, इससे प्रोडक्टिविटी के ऊपर असर पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने तीसरे और चौथे फेज के ऊपर भी स्टडीज की और मास इंटरव्यूज भी किए, कुछ लोगों को एक ग्रुप में काम भी करवाया। तो उसका जो नतीजा निकला वो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड निकला। वो ये निकला कि अगर आप बहुत एडवर्स इम्पैक्ट कर देंगे अपना जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, तो इसके ऊपर प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एडवर्स का। अच्छा या बुरा होगा तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। द इफेक्ट ऑफ द इंसेंटिव जो दिया था उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि उन खवातीन का जो प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई थी। अब इससे ये तो निकल आए नतीजे कि अगर आपने प्रोडक्टिविटी को इन्वेस्टिगेट करना है तो फिजिकल इन्वायरमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इसको साइड पे कर दें। आल्दो जब एक ग्रुप बन जाएगा और उस ग्रुप के साथ कोई इंसेंटिव एसोसिएट हो जाएगा या कोई फियर एसोसिएट हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नतीजा क्या निकला कि सोशल नॉर्म्स, वो सोशल हो गया ना, 6 लोग मिल गए, तो सोशल नॉर्म्स का इम्पैक्ट पड़ता है एटीट्यूड के ऊपर, और ग्रुप बिहेवियर का आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है मोर देन द मॉनेटरी इंसेंटिव्स। पैसों का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू जब 6 लोग मिलके काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो ले ऑफ हो जाएगा। तो सोशल एस्पेक्ट, the behavioral aspect, the psychological aspect is more critical as compared to the monetary incentives to increase productivity। तो ये हॉर्थॉर्न की स्टडीज थी जिनका नतीजा ये निकला, और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्टूडेंट होने के नाते या मैनेजमेंट के हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि ये हॉर्थॉर्न स्टडीज कहाँ हुई थी। एक फैक्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बनती थी, हार्वर्ड के प्रोफेसर थे एल्टन म्यो, उन्होंने की थी। और इसमें जो नतीजा निकला था वो ये निकला था कि फिजिकल इन्वायरमेंट के प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होते, आल्दो सोशल नॉर्म्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। और जब एक ग्रुप में लोग कर रहे होते हैं परफॉर्म, तो उनका बिहेवियर इज डायरेक्टली इफेक्टेड कि अगर देयर इज इंसेंटिव इन्वॉल्व और अ फियर इन्वॉल्व। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? Here comes the third phase of history of management, which is called quantitative approach to management. It is also called operation research or management sciences. ऑपरेशन रिसर्च कहा जाए, मैनेजमेंट साइंसेज कहा जाए या क्वांटिटेटिव अप्रोच कहा जाए, इनका एक ही मतलब होगा। बेसिकली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 कुछ जो फौजी थे जब वो रिटायर होके जंग ख़त्म हो गई तो उन्होंने जब कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना शुरू किया तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स जो कि जंग में अडॉप्ट की थी या जंग में उन्होंने सीखी थी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दें कि चीज़ों को अब जब जंग करनी है तो आपको हर चीज़ न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए। बंदे कितने होंगे, दुश्मन कितने हैं, हमारे पास हथियार कितने हैं, उनके पास हथियार कितने हैं, सफ़र कितना है, वेदर कैसा है, ये सारे वेरिएबल्स जंग में काम आते हैं और इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो जंग से वापस आए हुए फौजी थे, इन्होंने इन तमाम जो
न्यूमेरिकल चीज़ें थी, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं फौजी, फैक्टर एनालिसिस करते हैं, ये जो जंगी मशकें होती हैं इसको सिमुलेशन कहा जाता है, कंप्यूटर के अंदर भी होती हैं। तो ये सारे काम जो कि जंग के कॉन्टेक्स्ट में होते थे, इन्होंने कहा कि ये सारे अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके बाद ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट इमर्ज होके आई, कि जैसे जंगी मशकें कर रहे हैं इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो हम काम करते हैं, जो प्रोडक्शन होती है, इसकी एक सिमुलेशन बना दें। सिमुलेशन इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसके अंदर सारा कुछ जो कि एक्चुअली आपने करना होता है उसको आप कंप्यूटर के प्रोग्राम में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होके यूजिंग द स्टैटिस्टिक्स, ऑप्टिमाइजिंग मॉडल्स, इंफॉर्मेशन मॉडल और कंप्यूटर सिमुलेशंस, इनको इस्तेमाल करके मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इफेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है और एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये सारा वर्ल्ड वॉर टू के अंदर आया, और ये तमाम वो जो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर थी, तकरीबन यूरोप के तमाम ममालिक उस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा थे, तो हर मुल्क के अंदर काफ़ी सारे फौजी वापस गए थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और यूरोप की प्रोडक्टिविटी के बढ़ने का एक फैक्टर ये भी है कि वो जो टेक्निक्स, जो क्वांटिफाइबल टेक्निक्स जंग के अंदर उन्होंने सीखी थी, वो जब कॉरपोरेशंस में, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इस्तेमाल होना शुरू हुई, तो उनकी प्रोडक्टिविटी कई फोल्ड बढ़ गई। इसका जो दूसरा हिस्सा है क्वांटिफाइबल फिनोमिना का, दैट इज कॉल्ड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM। ऊपर वाला जो है गंजा बाबा, दैट इज डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग। एडवर्ड डेमिंग, इनका नाम मैंने पहली क्लास में भी लिया था, और दूसरे हैं जेजेफ जोरान, जोसेफ जोरान, जोसेफ जोरान और एडवर्ड डेमिंग, ये दो क्वालिटी मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने पूरी, पहले स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू जापान, एक क्वालिटी मूवमेंट इन्होंने शुरू की। और आपने नाम सुना होगा सिक्स सिग्मा। व्हाट इज सिक्स सिग्मा? सिक्स सिग्मा इज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के 1 मिलियन आउटपुट के ऊपर अगर डिफेक्टेड यूनिट्स आर 3.4, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे सिक्स सिग्मा अचीव हो गई है। कि अगर एक फैक्ट्री के अंदर मिलियन यूनिट, मिलियन कितना होता है, व्हाट इज मिलियन? 10 लाख, 10 लाख यूनिट बढ़ेंगे, उसके अंदर 3.4 यूनिट डिफेक्टेड होंगे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी के अंदर एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये दो बंदे थे जिन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इस पूरी तहरीक को शुरू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम अमेरिका और फिर इन टू जापान। This is the movement and a philosophy of management that is driven by continuous improvement and responsiveness to customer needs and expectations. एक होती है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, एक होती है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। दोनों में क्या फर्क होता है? वन इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मुसलसल, और कंटिन्यूअल, व्हाट इज कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट? कंटिन्यूअस इज मुसलसल और कंटिन्यूअल इज विद इंटरवल्स, तो अरसे बाद। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो आइडियल फ्रेमवर्क है, दैट सेज कि आपकी जो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, मुसलसल होनी चाहिए। लेकिन अगर मुसलसल नहीं हो सकती तो कंटिन्यूअल ज़रूर हो, थोड़े थोड़े वक्फे बाद ज़रूर हो। कि अगर आप अपने ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं बना सकते, आप आगे, आप पीछे, आप आगे, आप इधर, जी आप कहाँ पीछे, इधर। अगर कंटिन्यूअस नहीं हो सकती तो कंटिन्यूअल जरूर होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये इसके कुछ बुनियादी फाउंडेशन हैं फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इंटेंस फोकस ऑन द कस्टमर, इंटेंस, शदीद
कंसर्न फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, जिसकी अभी हमने बात की कि अगर कंटिन्यूअस नहीं हो सकती तो कंटिन्यूअल जरूर हो। प्रोसेस्ड फोकस, सिक्स सिग्मा इज प्रोसेस, कि मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर डिफेक्टेड यूनिट्स कम से कम होने चाहिए। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन डज, गार्ड से लेके सीईओ के ऑफिस तक कोई अगर इनकाउंटर होता है तो सर्विस क्वालिटी का जो क्वालिटी का इम्पैक्ट है वो हर जगह उसको नजर आना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि मार्केटिंग इज नॉट द जॉब ऑफ अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इट इज द जॉब ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह क्वालिटी मैनेजमेंट इज नॉट द जॉब ऑफ ओनली क्वालिटी डिपार्टमेंट, इट इज द जॉब ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन जब बिलीव करेगी कि हमने क्वालिटी को इंक्रीज करना है, इन्हेंस करना है, तभी क्वालिटी इंक्रीज हो पाएगी। और उसके बाद एम्पावरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है कि डेलीगेट करें आप अपने एम्प्लॉयज को टू मेक डिसीजंस, टू मेक इनिशिएटिव्स, टू टेक इनिशिएटिव्स, इसके लिए एम्पावर करें। अब आते हैं हमारा जो आखिरी फेज है, दैट इज कॉन्टीजेंसी अप्रोच। कॉन्टीजेंसी क्या होती है? व्हाट इज कॉन्टीजेंसी? व्हाट इज कॉन्टीजेंसी? सिचुएशन। कॉन्टीजेंसी इज सिचुएशन, contingency is situation. This is the last and the fourth stage of historical development of management. तो तसल्ली रखें। Contingency approach also sometimes called as a situational approach. इनका ख्याल ये है कि since there is a no universal applicable set of management principles rules by which to manage organization, अब जैसे मैंने कहा था ना कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने गौर से देखना है। ये बात जो अब कॉन्टीजेंसी अप्रोच में की जा रही है, ये स्टैंडर्डाइजेशन के तो बिल्कुल खिलाफ है बात। स्टैंडर्डाइजेशन वाला कहता है कि एक तरीका बनाएं, सबको कहें कि वैसे ही करें। तो ये तो कहता है कि देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिंस द सिचुएशंस आर डिफरेंट। तो आपने ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए तरीके भी डिफरेंट करने हैं कॉन्टीजेंसी सिचुएशन से। और फिर इसकी वजह क्या है? सिचुएशन क्यों आती है डिफरेंट? सिंस द वेरिएबल्स जिनकी वजह से डिफरेंट होती है सिचुएशन वो मुख्तलिफ है। वो वेरिएबल्स जिनकी वजह से जो डिफरेंस आता है, जो फर्क आता है इन द सिचुएशन, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट है। तो इसलिए कोई एक सेट ऑफ रूल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आप नहीं बना सकते, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते। स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही थी 1911 में। अब कॉन्टेम्परेरी इस वक्त मौजूदा प्रेजेंट कॉन्टीजेंसी अप्रोच है कि सिंस द सिचुएशन इज डिफरेंट और ऑर्गेनाइजेशन, और उस डिफरेंस ऑर्गेनाइजेशन की वजह का जो वेरिएबल है वो भी डिफरेंट है कि किस वजह से डिफरेंट है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे वो स्ट्राइक्स होती है हॉस्पिटल्स में, सिचुएशन चेंज। तो हर जो सिचुएशन होगी उसकी जो वजह होगी वो डिफरेंट होगी। ये कुछ पॉपुलर वेरिएबल्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है, आप कह रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन करें। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 50,000 एम्प्लॉयज हैं, एक में 5 एम्प्लॉयज हैं, तो उनमें दोनों में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो सकती है? फिर जो टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन है वो इतना तेज है कि अभी आपने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया, एक स्टैंडर्डाइजेशन की, पता चला टेक्नोलॉजी ही आउटडेटेड होगी, चेंज हो गई है। तो वेरिएबल जो कि कॉज कर रहा है इस सिचुएशन को अराइज होने के लिए, दैट इज टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, कि जो इन्वायरमेंट है दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया, अब सबका कंसेंसस उस पर बनाना इज नियर टू इम्पॉसिबल। और जो कॉन्टीजेंसी अप्रोच, जो कॉन्टेम्परेरी अप्रोच में जो दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम अप्रोच।
कि सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम, और सिस्टम क्या होता है? ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड interdependent parts arranged in a manner that produce a unified whole. आप जहां बैठे हैं, कंप्यूटर इज अ सिस्टम, डिफरेंट वेरिएबल्स को मिला के एक इसकी इनपुट है, फिर थ्रूपुट है जो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है दरमियान में, और एक इसकी आउटपुट है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम जिसके अंदर इनपुट होती है, थ्रूपुट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है और उसकी आउटपुट निकलती है। या ओपन सिस्टम हो सकता है या क्लोज सिस्टम होता है। और दिस इज इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एंड आउटपुट। और इसके ऊपर दो वेरिएबल्स ऐड होंगे, वन इज द फीडबैक एंड अदर इज ऑफ इन्वायरमेंट। फीडबैक इज टू कंटिन्यूसली improve the existing process। तो अब तक हमने जो कॉन्टेम्परेरी अप्रोच है उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट देखे, वन इज सिस्टम अप्रोच एंड अदर इज कॉन्टीजेंसी अप्रोच। किसी का कोई सवाल है? वो जो आपने पेंशन का कहा था, पेंशन का कहा था कि पेंशन वो मैनेजमेंट के लिहाज से सही करते हैं कि इट वुड डिपेंड द कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, पेंशन देनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा ना, कॉन्टेक्स्ट क्या है। सी आर अटेंडेंस का रजिस्टर ले आए। आप चले जाए नीचे, वो अफान होंगे एडमिशन ऑफिस में, अफान है, उन्हें के रजिस्टर दे दें क्लास में। अभी अभी गेम बाकी है भाइयों, अभी अभी दिस इज जस्ट टू रीकैप। चले खत्म हो गया। दिस इज जस्ट टू रीकैप। अभी हमने जो पढ़ा है, खवातीन प्लीज, जस्ट टू रीकैप, और हमारी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे उनके बारे में जस्ट क्विकली। ये जितनी भी डेफिनेशंस थी ना जो हमने इस पूरे सेशन में पढ़ी हैं, जस्ट टू समराइज दिस, मतलब आपके रेफरेंस के लिए रहे कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसकी अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछ लेता तो क्या है। एडम स्मिथ का हमने पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए। द ब्रेकडाउन ऑफ जॉब इनटू नैरो एंड रेपिटेटिव टास्क इज डिवीजन ऑफ लेबर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी का वो टाइम व्हेन मशीन पावर वाज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ह्यूमन पावर, मेकिंग इट मोर इकोनॉमिकल टू मैन्युफैक्चर गुड्स इन फैक्ट्रीज देन एट होम्स। क्लासिकल अप्रोच, ये जो पहला फेज था, फर्स्ट स्टडीज ऑफ मैनेजमेंट विच एम्फसाइज रैशनैलिटी and making organizations and workers as efficient as possible. Scientific management, an approach that involves, भाई बिहेव योरसेल्फ, ये मतलब अभी ब्रेक तो नहीं चल रहा। मुसलसल आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। जो यहाँ खड़ा होता है ना, वो ये इधर से ही होके आया होता है और सारे काम उसने किए होते हैं, तो थोड़ा सा ना हाथ हौला रखें। Scientific management, an approach that involves using the scientific method to find the one best way. General administrative theory, an approach to management that focuses on describing that managers do and what constitute of good management practices.
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉयल के फंड, ये जो 14 हमने पढ़े थे, फंडामेंटल रूल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट कैन बी अप्लाइड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। अब ये 1911 में इन्होंने कहा था। कॉन्टेम्प्रेरी मैनेजमेंट ये कहती है कि कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल होता ही नहीं है, सिचुएशनल होता है सारा कुछ। ब्यूरोक्रेसी, ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय division of labor, clearly defined hierarchy, detailed rules and regulations, and impersonal relationships. Organizational behavior, the study of the actions of people at work, कि लोगों का जो एक्शन है, जो बिहेवियर है, उसको स्टडी करना इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। A set of interrelated and interdependent parts arranged in a manner that produce a unified whole. Hawthorne studies, a series of studies during 1920s and 30s that provide new insight into individual and group behavior in respect to the productivity and efficiency of the organization. Quantitative approach, the use of quantitative techniques to improve decision making. Total quality management, a philosophy of management that is driven by continuous improvement and responsiveness to the consumer needs and expectations. फिर ये ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम और कॉन्टीजेंसी अप्रोच पे हमने अपने सेशन को ख़त्म कर दिया कि सिंस द सिचुएशन इज़ डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट वेरिएबल्स, तो देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स फॉर मैनेजमेंट। किसी का कुछ सवाल है तो पूछे।